वेलकम बैक टू द क्लास। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक समरी के तौर पर जो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस वाला जो चैप्टर था उसको समरी की फॉर्म में आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया। तो अब नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट समरी जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन को लेकर। ठीक है, तो सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है वो मैं ऑलरेडी पिछली समरी में भी बता चुकी हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, फिर से मैं बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, सिंपल वर्ड में जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंजाई, प्लांट या एनिमल्स के जीन्स में बदलाव करके उनसे बदले में लेवल पर जो यूज़फुल प्रोडक्ट दवाइयाँ बनाते हैं तो उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो कि मैंने लिखा भी है यहाँ पर। उसके बाद आती है बात कि इसको चलाने के लिए हमारे पास 3 मेन क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ होते हैं। पहला वही बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना, क्योंकि कैटलिस्ट वही होता है जो रिएक्शन को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देता है। ठीक है, एक कैटलिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ की कैटलिस्ट मिलने के बाद इंजीनियरिंग के ज़रिए ऐसी कंडीशंस बनाई जाए जिससे कैटलिस्ट अपना काम जो है वो परफेक्ट तरीके से कर सके। ठीक है, तीसरा आ जाता है हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, जिससे आपका प्रोटीन जो है वो प्यूरिफाई। ये 3 चीज़ें होते हैं, ये 3 मेन क्रिटिकल रिसर्च पॉइंट्स हैं जो कि आपके इस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग तो मैं बहुत ही बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन से पहली एप्लीकेशन जो आ जाती है वो आती है आपकी एग्रीकल्चर में, क्रॉप एंड पेस्ट रेजिस्टेंस। तो उसमें थोड़ा सा प्लांट टिश्यू कल्चर की हमने बात की थी, उसमें तो जस्ट एक इंट्रो था प्लांट टिश्यू कल्चर का। हालांकि एग्रीकल्चर में सबसे पहले 1950s में ही आपकी शुरुआत हो चुकी थी प्लांट टिश्यू कल्चर की। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ टर्म्स आती हैं प्लांट टिश्यू कल्चर की जो एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। पहली तो आती है आपकी टोटिपोटेंसी क्या होती है। ये प्लांट सेल की वो अमेजिंग कैपेसिटी है जिससे एक सिंगल सेल या फिर प्लांट का कोई भी पार्ट लेबोरेटरी की स्टरलाइल कंडीशन में आप न्यूट्रिएंट मीडियम की मदद से एक पूरा का पूरा नया प्लांट बना देते हैं। दैट इज़ दी टोटिपोटेंसी। ठीक है, उसके लिए न्यूट्रिएंट मीडियम ये मेंशन किया हुआ है। ओके, उसके बाद सेकंड आ जाता है आपका माइक्रो प्रोपोगेशन। अब ये क्या चीज़ है भला? इस टेक्निक से हम टिश्यू कल्चर के थ्रू आउट हज़ारों प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि सारे प्लांट का एक ही ओरिजिनल प्लांट से बना है, इसीलिए ये जेनेटिकली एकदम आइडेंटिकल होते हैं। इसलिए हम इसको सोमा क्लोन्स भी कहते हैं, जैसे कि आपका टोमेटो हो गया, बनाना हो गया, एप्पल हो गया, इसको भी याद रखना आप। ठीक है, तीसरा आ जाता है मेरिस्टेम कल्चर। इसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड है तो क्या उसे हेल्दी प्लांट नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि क्योंकि प्लांट का जो ग्रोइंग टिप होता है एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम, वहाँ तक वायरस नहीं पहुँच सकता, इसीलिए हम उस मेरिस्टेम को कल्चर करके हम वायरस फ्री हेल्दी प्लांट रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि आपका बनाना हो गया, शुगर केन हो गया और आपका पोटैटो हो गया। अब आ जाता है आपका जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। अब GMO का मतलब है ऐसे प्लांट, बैक्टीरिया, एनिमल जिनकी जीन्स को मैन्युपुलेट किया हो। इनके फ़ायदे क्या हैं इसी को समझ लेते हैं। सबसे पहला तो आता है आपका एबॉयटिक स्ट्रेस टॉलरेंस, यानी कि सूखा, कोल्ड टेम्परेचर हो गया, सॉल्ट हो गया, हॉट टेम्परेचर झेलने वाले जो क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो बनाए जाते हैं इस हेल्प से GMO में। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। दूसरा आ जाता है आपका रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। ऑब्वियस ही बात है, पेस्ट से लड़ने के लिए केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, सबसे बड़ी बात। एक तो ये एग्जांपल होगी। तीसरी आ जाती है रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। फसल कटने के बाद जल्दी ख़राब नहीं होती, डिले राइपनिंग, यानी कि उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ा दी जाती है। जैसे कि मैंने टोमेटो के केस में आपको बताया था कि टोमेटो बहुत जल्दी सड़ जाता था मार्केट तक पहुंचने से पहले ही। तो हमने क्या किया कि जो उसकी एक जीन थी जो राइप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, हमने उस जीन को ही साइलेंट कर दिया, उसी में मॉडिफाई कर दिया। फ्लेवर सेवर जो टोमेटो वाला आप सुनते हो वो दरअसल इसी की एग्जाम्पल है GMO की। ठीक है, एक तो वो हो गया। उसके बाद आपकी बात आती है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस, प्रिवेंट अर्ली एग्जेशन। हाँ वही, क्योंकि अगर आप मिनरल्स की डेफिशिएंसी क्योंकि मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को बेहतर यूज़ करना है ताकि उसकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो जल्दी ख़त्म ना हो। ठीक है, एक तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आ गया। उसके बाद होता है आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाना फूड की, क्योंकि खाने की क्वालिटी इनरिच करना, जैसे गोल्डन राइस में आपने की थी जिसमें विटामिन A भरपूर होता है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका BT कॉटन, जो पेस्ट रेजिस्टेंट आपने बनाया था, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोड्यूस बाय ये कौन से बैक्टीरिया से आता है, बैसिलस थ्यूरेंजिस। इसके अंदर इस बैक्टीरिया के अंदर एक इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन बनता है जो बैक्टीरिया को तो नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि वो इसी के अंदर बनता है, पर वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो ये बैक्टीरिया को इसी वजह से किल नहीं कर पाता है। अब इसका एक्शन क्या है, सबसे पहले हमने इंसेक्ट क्या करता है,
हमने क्या किया इसके अंदर, जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पर चलो फिर से रिपीट कर देती हूँ। हमने क्या किया, इसकी जो टॉक्सिन वाली जीन है इस बैक्टीरिया की, उसको हमने किस में, प्लांट के अंदर डाल दिया, प्लांट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। अभी जो प्लांट है ये पेस्ट रेजिस्टेंट बन चुका है। अब क्या हुआ कि जब इंसेक्ट इसको खाएगा, ये पेस्ट जब इसको खाएगा तो क्या होगा, जैसे ही वो पत्ते खाना शुरू करेगा उसकी गट के अंदर इनएक्टिव जो प्रोटोटॉक्सिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन में। क्यों कन्वर्ट होने के लिए उसको क्या रिक्वायर है, एल्कलाइन पीएच, क्योंकि उसको उसके गट में जो पीएच मिलता है वो एल्कलाइन मिलता है और वहीं पर वो प्रोटॉक्सिन से टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है उसके गट के अंदर, और फिर वो टॉक्सिन उसकी मिड गट की एपिथेलियम सेल्स के साथ बाइंड कर जाता है और वहाँ पर पोर क्रिएट करता है, जिससे सेल स्वेल हो जाती है और लाइसिस हो जाती है और सेल की डेथ हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये था बीटी कॉटन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो इसमें ये जो स्पेसिफिक जीन होती है ख़ास तौर पे कॉटन वॉलवॉर्म को कंट्रोल करने के लिए, ये वो जो इंसेक्ट का हमने ऑर्डर पड़ा था ना, लेप्टिडोपिटेरिन, जिसमें आपके क्या आए थे, बटरफ्लाइज और उस कैटरपिलर, उनमें बेसिकली ना ये वाला जो ऑर्डर था उसमें जो पेस्ट को कंट्रोल करना था हमने इसको किया, क्योंकि ये कॉटन के अंदर ना वो कर देता है, ख़राब कर देता है उसको अंदर से। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक जीन थी क्राई प्रोटीन, वो थी क्राई 1AC और क्राई 2AB। इसको याद रखना, यहाँ से एग्ज़ाम में आता है। ये थी कॉटन के लिए, ये वाली जो थी ना ये कॉटन के लिए थी। ये बेसिकली बैक्टीरिया की वो जो मैं जीन टॉक्सिन की बात कर रही हूँ ना, जो टॉक्सिन बनने वाले को प्रोटीन को जो जीन कोड कर दिया वो यही वाली जीन है, क्राई 1AC एंड क्राई 2B कॉटन के लिए। और कॉर्न बोरर मतलब जो भुट्टे का प्लांट है उसके लिए ये वाली जीन क्राई 1AB कंट्रोल करती है इसको। तो कहने का मतलब होता है कि ये जो बैक्टीरिया की स्ट्रेन होती है, ऐसा नहीं होता कि ये एक स्ट्रेन सभी पेस्ट में काम करेगी। मतलब बैक्टीरिया की कुछ ही स्ट्रेन, सारी नहीं, कुछ स्ट्रेन्स ऐसी होती हैं जो उस पेस्ट में काम करती हैं। तो ये वाली जो होती है ये कॉटन के लिए काम करती है और ये वाली जो होती है ये कॉर्न बोरर के लिए होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। और इसको मत भूलना, यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका याद रख लेना। 1AC AB इसका AB। अच्छा, तो ये वही बैसिलस थ्रियोनिजी इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन फिर उसके गट में जाता है और फिर वो एल्कलाइन पीएच मिलने के बाद वो एक्टिव हो जाता है टॉक्सिन, फिर मिड सेल पोर सेल लाइसिस और वो डेथ हो जाती है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। अब पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में ही हमने RNA इंटरफेरेंस वाला जो समझा था। अब हम आते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ये हमने कैसे बनाया, इस टेक्निक का यूज़ करके। ये जो RNA इंटरफेरेंस का जो मैकेनिज़्म होता है, इसे हम एक तरीके का डिफेंस सिस्टम की तरह ये काम करता है। सबसे पहले हम इसको कैसे समझते हैं, यहाँ पर मेन प्रॉब्लम है इस पैरासाइट की, जिसका नाम है, ये निमेटोनाड है जिसका ये नाम इन्होंने मेंशन किया है, मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा, जो कि टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्शन करने से उस टोबैको प्लांट में जो यील्ड थी वो रिड्यूस हो जाती है। तो हमने इसको सही करने का क्या तरीका यूज़ किया, हमने इसी इंटरफेरेंस का असल में सभी क्योंकि जो RNA इंटरफेरेंस होता है ना, असल में इस सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एक नेचुरल सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। सभी यूकैरियोटिक के अंदर ये एक डिफेंसिव सिस्टम की तरह काम करता है। हमने इसी मेथड को कैसे यूज़ किया, देखो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर हम पैरासाइट का एक स्पेसिफिक mRNA को ब्लॉक कर दें, क्योंकि इसका जो मान लो कोई प्रोटीन होगा जो इसके रूट को इन्फेक्ट कर रहा है, हमने क्या किया कि उसको ही हमने साइलेंट कर दिया, ठीक है। जिससे क्योंकि जब वो प्रोटीन ही नहीं बनेगा, mRNA से जो प्रोटीन बनने की कहानी थी ना इस पेस्ट के अंदर, हमने उसको ब्रेक किया इस मैकेनिज़्म को यूज़ करके। क्योंकि जब mRNA से ट्रांसलेशन ही नहीं होगी तो वो प्रोटीन बना नहीं पाएगा, जिसके वजह से प्लांट में इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी टेक्निक का हमने यूज़ किया। कैसे, क्योंकि क्या होता है कि mRNA को हम साइलेंस कर देते हैं इसमें, तो वो अपनी ज़रूरी प्रोटीन तो बना नहीं पाएगा और मर जाएगा। इसको साइलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इसी को तो साइलेंट करना ना, ये इस टोबैको इसकी कहानी है ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, हम एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं और वो टारगेट mRNA से बाइंड होकर ट्रांसलेशन को रोक देता है। वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था वीडियो में भी, क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ था कि जो हमने डबल स्टैंडर्ड RNA बनाया था ना, वो हमने लैब में डिज़ाइन किया।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये हमने कैसे सीक्वेंस कैसे डिज़ाइन की इसकी। एक तो मैंने आपको सेंस और एंटी सेंस के बारे में भी बताया था कि सेंस स्ट्रैंड क्या होता है। ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है डीएनए का, उसी को ही हम एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, ठीक है। और जब आपका इससे एमआरएनए बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। तो हमने क्या किया, हमने उस ये जो निमेटोनोड है ना, मेलिडोडाइन इनकॉग्निटा, इससे हमने क्या किया, इसका ना ये वाला एमआरएनए जो है इसकी सीक्वेंस ले ली और इसी सीक्वेंस को ध्यान में रख के हमने इसके कॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके से हमने यहाँ पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया, ठीक है। अब देखो, अब हम करते क्या हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम जो वेक्टर की मदद से जो ये स्पेसिफिक जीन को, नेमेटोनोड की जो स्पेसिफिक जीन को होस्ट प्लांट के अंदर डालते हैं। मतलब जो हमने डबल स्टैंडर्ड आरएनए है ना, ये तो हमने खुद बनाया, ये तो चलो अभी हमने लैब में बनाया। तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे पहुँचाएंगे प्लांट के अंदर। तो इसको प्लांट के अंदर पहुंचाने के लिए हमें वेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, और वेक्टर आपका है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। उसकी मदद से हम होस्ट प्लांट के अंदर उसे इंट्रोड्यूस कर देते हैं इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को। अब प्लांट के अंदर ये जीन दोनों हैं, ये सेंस भी है और एंटी सेंस भी है, ठीक है। तो आपस में ये जुड़ कर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेते हैं। जैसे ही पैरासाइट इस टोबैको प्लांट को खाता है, यानी कि अब अभी तो हमने प्लांट के अंदर किया सारी चेंजेस, जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए डाला हमने वेक्टर की मदद से। अब जब ये इसको इन्फेक्शन करने की ट्राई करेगा ना, तो अब होगा क्या, जैसे पैरासाइट टोबैको प्लांट को खाता है ना, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए पैरासाइट के अंदर जाकर उसके एमआरएनए को ही साइलेंस कर देता है और पैरासाइट वहीं ख़त्म हो जाता है। कैसे, क्योंकि ये जो डबल स्टैंड है इसके पास सेंस और एंटी स्टैंड है। फिर यहाँ पर आपका चालू हो जाता है आरएनए का इंटरफेरेंस वाला मैकेनिज्म, जिसमें मैंने आपको एंजाइम भी बताए थे। पहला एंजाइम डाइसर था, फिर उसके बाद हमारा रिस्क कॉम्प्लेक्स आता है, और इस कॉम्प्लेक्स में कैटालिटिक यूनिट होती है, दैट इज़ द एरोगनेंट प्रोटीन। तो सबसे पहले क्या होता है कि डाइसर प्रोटीन इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कट करेगा 21 to 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ ब्रेक करेगा छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, जिसका इतने बेस पेयर में कट करता है 21 to 30 बेस पेयर में। अब उन्हीं छोटे छोटे बेस जो कट किए हैं इसने पीसीस को, उसी को हम क्या बोलते हैं, SIRNA बोलते हैं। अब उस SIRNA के ऊपर आपका वो आ जाएगा, रिस्क कॉम्प्लेक्स आकर बाइंड कर जाता है। अब रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या करता है, क्योंकि उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक आपका सेंस स्ट्रैंड होता है, ये होता है जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में से टूट जाता है, तो इन्हीं को हम SIRNA बोलते हैं। तो रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि इसका एक स्ट्रैंड जो होता है उसको रिमूव कर देता है, और जिसको रिमूव कर देता है उसको पैसेंजर स्ट्रैंड बोलते हैं, और जो पीछे बच जाता है दैट इज़ द गाइड स्ट्रैंड। और ये गाइड स्ट्रैंड जो होता है वो उसी इस mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि ये वाला ना सीधा इसके साथ परफेक्टली मैच करेगा और इसको डिग्रेड कर देगा। एरोगनेंट प्रोटीन इसको बीच में से कट कर देगा, जिससे ये प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा, और जब प्रोटीन ही नहीं बना पाएगा तो फिर वो इन्फेक्शन भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हमने ये बनाया था, और मैंने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो वापस उस वीडियो में देख सकता है, ठीक है। ये मैं इसलिए फ़ास्ट बोल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हूँ, मैं जस्ट रिवाइज़ करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये था इसमें सारा सिनेरियो, वही वेक्टर कौन सा यूज़ किया गया था वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं आपके कुछ क्रिटिकल एयर्स और साइंटिस्ट के माइलस्टोन्स की। 1983 में ये कुछ अमेरिका की कंपनी है जिसने DNA सीक्वेंस को प्रिपेयर किया था इंसुलिन के लिए, चेन A and B। इसको बाद में आते हैं, ये एयर्स आप याद रखना, इसमें क्या क्या हुआ था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, हमने एप्लीकेशन रिवाइज़ कर ली। अब हम बात करते हैं इसकी मेडिसिन की। तो 1983 वाले ईयर को याद रखना है, 90s को, 97 में क्या क्या हुआ था। सबसे पहले मेडिसिन पे बात करते हैं। देखो, डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन की ज़रूरत तो होती है, तो पहले हम क्या करते थे, एनिमल के पैनक्रियास से इंसुलिन निकाला जाता था, फिर उससे काफ़ी सारे लोगों को एलर्जी हुई, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी ने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, उन्होंने क्या किया कि इंसुलिन का जो स्ट्रक्चर था, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन में 2 ही शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड होती है, एक चेन A होती है। जो ह्यूमन की बात करूँ तो ह्यूमन में इंसुलिन की एक चेन A होती है, एक चेन B होती है, ठीक है, जो आपस में क्या बनाती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाती है, ओके, जिसके जरिए ये आपस में जुड़ते हैं। तो इसी को हम, और जब वो इमेच्योर स्टेज में होती है उसको प्रो हार्मोन बोलते हैं, और ये इनएक्टिव फॉर्म होती है इंसुलिन की। और इसमें इसमें एक स्ट्रेच लगा होता है, C पेप्टाइड मान लो, एक एक्स्ट्रा पार्ट लगा होता है। तो जब तक ये कट नहीं होगा ये वाला पार्ट ना, तब तक ये मैच्योर नहीं होगा। तो मैच्योरेशन के दौरान ही ये जो स्ट्रेच होता है C पेप्टाइड का, ये यहाँ से हट जाता है, ठीक है। और जब ये हट जाता है तो आपका जो ये इंसुलिन होता है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या थी, ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर हम डाइसल्फाइड बॉन्ड तो बन नहीं सकते, हम इंसुलिन की जीन किस में कॉपी कर रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया का सिस्टम वैसा होता ही नहीं है कि उसके अंदर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सके, इस तरीके का सिस्टम। तो इसी वजह से हमने क्या किया,
डाइसल्फाइड अगर हम चेन बी को इकट्ठा डाल देते तो फिर हमें उनको एक साथ, क्योंकि सी स्ट्रेच का क्या करते हैं, क्योंकि सी स्ट्रेच भी नहीं होता इसके अंदर और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी नहीं बनता, उसको वैसा इन्वायरमेंट भी नहीं बनता जिसमें इनकी आपस में फोल्डिंग हो सके। तो हम क्या करते हैं कि चेन ए और चेन बी इनको ना अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर ये जीन है आपकी, ठीक है, इसको हमने ना अलग अलग वेक्टर एक्सप्रेशन वेक्टर में डाल दिया। ये पहले तो वेक्टर आपने, ये आपका वेक्टर है, ठीक है, इसमें आपने इस जीन को डाल दिया और ये क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, ये एक्सप्रेशन वेक्टर है। और फिर आपने इन एक्सप्रेशन वेक्टर को जब उस बैक्टीरिया के अंदर डाला तो हुआ क्या कि हमने अलग अलग बैक्टीरिया में डालोगे, यहाँ पे अलग बैक्टीरिया, ये अलग बैक्टीरिया। अब इस अलग अलग बैक्टीरिया के होस्ट में जब आप डालोगे तो इसमें एक में आपको जीन प्रोटीन ए पेप्टाइड मिल जाएगी और बी मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप क्या करते हो कि जो फोल्डिंग वाला स्टेप होता है ना, जिसमें आपको चेन ए और चेन बी को एक साथ जोड़ना है, तभी वो इंसुलिन जो होगा वो एक्टिव होगा, और वो स्टेप हम लैब में परफॉर्म करते हैं। उसको इस तरीके का एनवायरनमेंट देते हैं जिससे वो प्रॉपर पेप्टाइड आपका इंसुलिन पूरा एक्टिव फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रॉब्लम थी किसने सॉल्व की थी, ये अमेरिका की जो कंपनी है एली लिली ने, इन्होंने प्रिपेयर की थी, क्योंकि इन्होंने चेन ए और चेन बी के सीक्वेंस को अलग अलग करके मतलब अलग अलग एक्सप्रेशन वेक्टर में अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर करवाया था, ठीक है, ठीक है। एक्सप्रेशन वेक्टर सेम था लेकिन दो वेक्टर आपने यूज़ किए थे। चेन ए के लिए एक्सप्रेशन वेक्टर जिसमें ए जीन डाली थी, दूसरे वाले एक्सप्रेशन वेक्टर में आपने बी जीन डाली थी, और फिर आप दोनों को जब वो वेक्टर में आप लाइगेट कर देते हो फिर उसको आपने होस्ट के अंदर अलग अलग कल्चर में ग्रो करवाया, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये था इसका पूरा सिनेरियो जो कि यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया। चेन ए बी वाई लिंक्ड बाय डिस्ट्रॉय इन मैमल्स के अंदर कैसे सिंथेसाइज होता है ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं जीन थेरेपी के ऊपर। तो जीन थेरेपी तो आपको पता ही है क्या चीज़ है, एक ऐसा कलेक्शन होता है जहाँ पे चाइल्ड या एम्ब्रायो का जेनेटिक डिफेक्ट को ठीक किया जाता है। तो जो पहला ट्रायल इनका किया गया था 1990 में किया गया था, किस बीमारी के लिए किया गया था, ADA, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसके ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शन थे वो लिखे हुए हैं। बोन मैरो, एक तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का एक ऑप्शन था, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी थी, बट हालांकि ये पूरी तरीके से कंप्लीट क्यूरेटिव नहीं था, इसलिए फिर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच को यूज़ किया, जहाँ पे हमने पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट्स ली, उनको कल्चर किया, फिर उसके बाद जो फंक्शनल वाला ADA जीन थी उसको हमने रिट्रोवायलर वेक्टर में लाइगेट किया, इंट्रोड्यूस किया, और फिर हमने जब वो पूरा सही वाली जो जीन थी जब हमने उसको रिट्रोवायरस वाले वेक्टर में डाल दी। ये सारा काम हम कहाँ कर रहे हैं, लैब के अंदर कर रहे हैं। और जब वो पूरा बन जाता है सीड, क्योंकि सही वाली जीन उसके अंदर आ चुकी है, उस वेक्टर के अंदर हम डाल चुके हैं रिकॉम्बिनेंट आपका, अब हम क्या करते हैं वो वापस उस सेल्स के अंदर डाल देते हैं जो सेल्स हमने ब्लड पेशेंट का जो वो ब्लड ली थी ना उसमें से वापस उसमें डाल देते हैं। डालने के बाद हम पेशेंट को रिटर्न बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और उससे क्या होता है, सेल्स आर नॉट इमॉर्टल। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही थी इस वाले अप्रोच में, जो हमने ये वाली अप्रोच यूज़ की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच, इसमें दिक्कत यहाँ आ रही थी कि जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वो हमेशा के लिए जीवित नहीं रहती, ठीक है, ये इमॉर्टल नहीं होती है, इनका एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है, एक टाइम के बाद ये सेल्स मर जाती हैं, ठीक है। तो इसमें भी परमानेंट क्योर नहीं था, क्योंकि आपको बार बार जेनेटिकली ये मेथड जो है ये आपको बार बार अप्रोच को यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका परमानेंट क्योर क्या था, क्योंकि अगर हमें ADA बनाने वाले जीन को अगर हम बोन मैरो से निकाल कर अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेजेस में ही सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दे तो ये हमेशा के लिए ठीक हो सकता है, तब हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम क्या कर रहे थे, बोन मैरो सेल से ले रहे थे, लेकिन अगर हम इसको उसकी एम्ब्रॉयनिक स्टेज के दौरान ले तो हो तब ये दिक्कत नहीं आएगी, वो परमानेंटली उसकी वो जीन जो है सही वो प्रॉपर तरीके से बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना। तो बेसिकली हमने क्या किया कि पेशेंट के लिम्फोसाइट को कल्चर ग्रो किया इन कल्चर, फिर उसमें हमने फंक्शनल ADA जीन को वेक्टर के अंदर डाला, फिर उसको वापस पेशेंट के अंदर डाला, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आता है तीसरी चीज़ हमारी, ये सब हम मेडिसिन के एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आता है आपका मॉलिक्यूलर डायग्नोस। पहले क्या हुआ था कन्वेंशनल मेथड्स को यूज़ किया जाता था, लेकिन वो डिज़ीज़ को जल्दी पता नहीं लग सकता था कन्वेंशनल मेथड से, जैसे कि वो यूरिन और एनालिसिस जब करते थे तो इनमें क्या होता था, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही इसका ये था कि जब तक इन टेस्ट में बीमारी डिटेक्ट होती थी तब तक पैथोजन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो चुका होता है, ठीक है, और सिम्टम्स भी आ चुके होते हैं। तो ये अर्ली डिटेक्शन इनकी बस की बात नहीं थी इस तरीके के मेथड से, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, मॉडर्न मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टूल, इनकी मदद से हमने बीमारी को शुरू में ही पकड़ लिया। जब पैथोजन की कंसंट्रेशन बहुत ही लो होती है ना, इसमें हम 3 टेक्निक्स
पढ़ते हैं, और ये भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती है, ठीक है। तो जब आपका लो कंसंट्रेशन में भी है पैथोजन, तब भी आप इसको PCR टेक्निक से डिटेक्ट कर सकते हो। हालांकि इस टेक्निक को हम HIV को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एड्स पेशेंट के अंदर, या फिर कैंसर पेशेंट के अंदर जो म्यूटेशन होती है वो भी हम इस टेक्निक से पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है आपके पास सिंगल स्टैंड प्रोब। अब प्रोब क्या होता है, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, जिसमें हम एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इसके साथ टैग करते हैं। ये प्रोब है, इसके साथ ना हम कुछ टैग करेंगे, वो टैग हमें बेसिकली बताएगा एक तरीके का, मतलब एग्जैक्ट जब तक प्रोब अकेला डाल रहे हो वो हाइब्रिडाइज करेगा तो हम उसको विजिबल नहीं हम देख ही नहीं पाएंगे उसको, इसलिए हमें उसके साथ कुछ टैग रेडियो लेबल मॉलिक्यूल हम उसके साथ टैग करते हैं। अब इस प्रोब को हम क्या करते हैं कि क्लोन सेल्स के साथ मैच कराते हैं, और फिर ऑटो रेडियोग्राफी एक फ़िल्म होती है उसके ज़रिए हम इसको देखते हैं। क्योंकि हमने इसके साथ रेडियो लेबल इसको कर रखा है, इसलिए वो हमें ऑटो रेडियोग्राफी जो एक फ़िल्म होती है उसमें वो स्पॉट्स हमें क्लियरली दिख जाते हैं। अगर नॉर्मल DNA है तो, अगर तो उसमें किसी तरीके का म्यूटेशन हुआ है तो प्रोब वहाँ पे हाइब्रिडाइज ही नहीं होगा। और दूसरी बात, ये प्रोब हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि जो भी हम बीमारी का पता कर रहे हैं ना, हमें पहले से ही पता हमने पहले से उसके लिए मतलब प्रोब जो होते हैं वो डिज़ाइन किए होते हैं, तो फिर हम इस हिसाब से ये टेक्निक यूज़ करते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब, ठीक है। तो किसी सेल में अगर म्यूटेशन हो गया तो वो तो आप फोटोग्राफी फिल्म पर नहीं दिखेंगे, क्योंकि म्यूटेटेड जीन के पास हमारा रेडियो एक्टिव प्रोब के लिए कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ही नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह हम कैंसर या कोई भी जेनेटिक म्यूटेशन तुरंत पहचान लेते हैं। इस तरीके से हम प्रोब इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे सारा खेल इस प्रोब का है, ठीक है। तीसरा आता है आपका एलाइजा, जिसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल। अब ये कैसे डिटेक्ट होता है, ये तो पैथोजन के प्रोटीन, जो भी आपके पैथोजन का प्रोटीन है या ग्लाइकोप्रोटीन को ये डिटेक्ट करता है, या फिर हमारी बॉडी ने उस पैथोजन के खिलाफ जो डिफेंसिव प्रोटीन बनाया है जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, ये उन्हें भी डिटेक्ट करता है। तो ये काफ़ी सिंपल है। तो बेसिकली PCR का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, जिसमें HIV का डिटेक्शन और कैंसर म्यूटेशन को आप देख सकते हो। और जो प्रो वाला है उसका प्रिंसिपल पूछा जाएगा तो आपका जवाब होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि प्रोब तो उस क्लोन वाले DNA के साथ जाकर बाइंड करेगा, तो बाइंड करने वाले को ही तो जो मेन प्रिंसिपल है इसका कॉम्प्लीमेंट्री हाइब्रिडाइजेशन, जो कि डिटेक्ट करता है म्यूटेटेड और कैंसर जीन को। तीसरा एलाइजा का जो है वो है आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन का बेस्ड प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये था आपके मेडिसिन में इसका रोल। अब नई टर्म आती है ट्रांसजेनिक एनिमल। अब ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, एनिमल विद मैन्युपुलेटेड DNA टू एक्सप्रेस एंड फॉरेन जीन 95% आर माइस आर की यूज। देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये मैंने वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो ट्रांसजेनिक और वो है आपका GMO, उसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। GMO में जो हम मैन्युपुलेट कर रहे हैं ना, उसमें हम कि कहीं किसी और ऑर्गेनिज्म से जीन नहीं उठा रहे, DNA वहाँ से नहीं ले रहे, हम सिर्फ उसी के अंदर एडजस्ट कर रहे हैं या उसमें मॉडिफाई कर रहे हैं। किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं GMO में, उसमें हम सिर्फ जीन को या तो साइलेंट करेंगे, अगर कोई जीन का एक्सप्रेशन कम है उसको इस तरीके से चेंज करेंगे, अल्टर करेंगे, ताकि उसका एक्सप्रेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए। बेसिकली हम उसमें ना कहीं बाहर से किसी और ऑर्गेनिज्म से जो है DNA वो नहीं ले रहे हैं, हम उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जो DNA हम उसी में ही सारी मॉडिफिकेशनें कर रहे हैं, ठीक है। तो वो तो हो गया आपका GMO, ठीक है। जैसे कि उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैंने फ्लेवर सेवर पोटैटो बताया था आपको, टोमेटो, जिसमें वो जीन जो थी PG वाली जो जीन थी जो राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, हम इसी जीन के अंदर उसी टोमेटो के अंदर, हमने कोई बाहर से नहीं लिया, ये टोमेटो का ही है, तो इसी जीन को हमने साइलेंट किया ताकि हम उसकी राइपनिंग को थोड़ा डिले कर सके, ताकि वो जल्दी से जल्दी सड़ ना जाए, ठीक है। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल थी जेनेटिकली मॉडिफाई की। अब ट्रांसजेनिक एनिमल में क्या डिफरेंस है, ट्रांसजेनिक एनिमल में हम किसी और सोर्स की जीन ले रहे हैं, जैसे कि बीटी कॉटन में आपने देखा हमने क्या किया, प्लांट के अंदर जो हमने डाला, प्लांट के अंदर हमने क्या किया, वो DNA जो उसके अंदर डाला गया वो हमने कहाँ बीटी कॉटन से लिया, उस बैक्टीरियल जो बैसिलस थ्यूरेंसिस जो बैक्टीरिया था, हमने उसकी जो क्राई जीन वाली प्रोटीन थी प्रोटोटॉक्सिन, हमने वो जीन किस में इंट्रोड्यूस कर दी, प्लांट के अंदर कर दी। ये प्लांट है और ये बैक्टीरिया, तो ये दोनों सोर्स अलग हो गए, यानी कि हमने बैक्टीरिया का इंट्रोड्यूस किया प्लांट के अंदर, तो इसे हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है। तो इसके बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो एनिमल विद म्यूटेटेड DNA टू एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा। और दूसरी बात है कि जितने भी हम ट्रांसजेनिक बनाते हैं वो 95% माइस ही होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनका ग्रो भी वो जल्दी होते हैं उनका, और उसमें हम
ज़्यादा इसलिए भी यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें आप बहुत कम टाइम में वो ग्रो भी कर जाते हैं, और इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो अब ट्रांसजेनिक के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, हम क्या ज़रूरत क्या है ट्रांसजेनिक बनाने की, क्योंकि इसमें आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, यानी कि कैसे जीन्स का रेगुलेशन होता है। अगर आपको किसी जीन की स्टडी करनी है तो उस जीन को स्टडी करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या इस तरीके की इस जीन में कुछ ना ऐसे नॉकआउट कर देंगे। और ये नॉकआउट क्यों किया हमने, हम देखते हैं कि जब मैं इसको चुप कराऊंगी इस जीन को तो इससे इसके प्रोटीन में क्या असर पड़ेगा। तो इस तरीके के अगर आपको रोल जानने हैं उस जीन के, या फिर उस जीन के अंदर आप कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशन करो जिससे आप ये पता कर सको कि उसके प्रोटीन में क्या बदलाव आएगा। कई बार क्या होता है कि अगर आपको प्रोटीन को अच्छा आप चाहते हो कि काफ़ी बढ़िया आपको प्रोटीन बनाना है या कोई इंजाइम बनाना है, तो उसके लिए फिर आपको उस जीन में इस तरीके की मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, तभी आप उसके फंक्शन को स्टडी कर सकते हो। तो इसीलिए इसको नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए ही हम ट्रांसजेनिक बनाते हैं। उसके बाद और क्या रोल है इसका, अगर हमें डिज़ीज़ की स्टडी करनी है तो हम इस तरीके के मॉडल बनाते हैं ह्यूमन डिज़ीज़ के लिए, जैसे कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्जाइमर डिज़ीज़। तो इनमें हमें ट्रांसजेनिक मॉडल इसीलिए बना रहे हैं ताकि हमें उस डिज़ीज़ की स्टडी भी करनी हो, इन बीमारी को, क्योंकि तभी तो हम इसका ट्रीटमेंट पता कर पाएंगे, जब कि ये क्या रीज़न है डिज़ीज़ होने का, वो सारी चीज़ें। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो हमने क्या किया कि एक यूज़फुल ह्यूमन का प्रोटीन बनाया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन। जो ये वाला जो प्रोटीन होता है ना, ये बेसिकली एपिसाइमा जो डिज़ीज़ है उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। और ये एपिसाइमा जो डिज़ीज़ होती है ये बेसिकली लंग्स में होती है, जिसमें आपकी एल्वोलाई की जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं। तो उस ट्रीटमेंट के लिए हम इस प्रोटीन का यूज़ करते हैं। और कैसे करते हैं हम इसको हम कऊ या फिर ऐसे जानवर में डालते हैं जहाँ से हमें जब वो मिल्क मिलता है तो मिल्क के साथ हमें ये प्रोटीन भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमने रोज़ी ने भी एक कऊ बनाई थी, प्रोड्यूस की थी, वही जो मैंने कहा प्रोड्यूस करवाया गया था, ह्यूमन अल्फ़ा लैक्टो एल्बुमिन। ये काफ़ी न्यूट्रिशन था, ये सुपीरियर था ह्यूमन बेबीज़ के लिए, क्योंकि उनको उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता था। और न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए हमने इस तरीके की कऊ को डेवलप किया था, जिसको हम ट्रांसजेनिक कऊ बोलते हैं, रोज़ी, याद रखना इसको। अगर वैक्सीन की अगर आपको सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है, जब भी आप कोई वैक्सीन बनाते हो तो वो आप सबसे पहले डायरेक्ट ह्यूमन को नहीं दे देते, उसके ट्रायल्स होते हैं। तो सबसे उसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक माइस का यूज़ करते हैं ह्यूमन को देने से पहले, जैसे कि पोलियो वैक्सीन में किया था, और भी वैक्सीन, हर वैक्सीन में ऐसा ही होता है। उसके बाद आता है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। अब आपको ड्रग की टॉक्सिसिटी की टेस्टिंग करनी है, तब भी हम ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल लेते हैं जो हाईली सेंसिटिव होते हैं, उनमें इनकी टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके कुछ एथिकल इश्यूज़, क्योंकि अगर हर दिन कोई ना कोई इस तरीके के डीएनए के साथ मैनिपुलेशन करता रहे तो वो उसके लिए काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम को डिसबैलेंस कर सकता है, तो हमें उसे भी ध्यान में रखना है। तो इसीलिए इंडिया ने GEAC की स्थापना की। ये इंडियन गवर्नमेंट की द्वारा ये स्थापित किया गया था, GM, जिसका इसमें फुल फॉर्म भी दिया गया, ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, ताकि ये इंट्रोड्यूस पब्लिक सर्विसेज के लिए ये सेफ्टी के तौर पर इसको यूज़ किया गया था। फिर उसके बाद एक टर्म और होती है बायोप्रेसी, ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी। यूज़ ऑफ द बायो रिसोर्सेज बाय मल्टी, क्योंकि जो हमारे जो रिसोर्सेज होते थे उनको मल्टीनेशनल कंपनी बहुत आसानी से यूज़ कर लेती थी। क्यों? क्योंकि मल्टीनेशनल जितनी भी ये बाकी कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे कि अमेरिका वगैरह, ये क्या करती थी, इनके पास ना ट्रेडिशनल और बायो रिसोर्सेज की काफ़ी डाइवर्सिटी इनके कंट्रीज़ में बहुत कम है। इनके पास फाइनेंशियली तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज और रिसोर्सेज की काफ़ी कमी है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, हाई रिच होने के वजह से इन्होंने बासमती राइस का जो केस था उसमें भी इन्होंने ये किया था कि इन्होंने इंडिया का वो पेटेंट, इन्होंने बासमती राइस का पेटेंट ले लिया था, जबकि वो इंडिया का ट्रेडिशन इंडिया में ही उगता है और इन्होंने अपना नाम उसमें करवा दिया था। तो ये जो इश्यूज़ आ रहे थे, तो बायोप्रेसी में यही किया गया था कि मल्टीनेशनल कंपनी विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन और कंपनसेटरी पेमेंट द सोर्स कंट्रीज ऑफ इंडिजिनियस पीपल, वही चीज़ जो मैंने बताई आपको कि अब आपने इसमें सख्त कानून डेवलप किए गए इंडिया की तरफ से कि अब ऐसा ना हो, क्योंकि टर्मरिक और नीम के लिए भी इनकी पूरी कोशिश थी कि उसमें भी पेटेंट लिया जाए। तो उससे पहले ही कुछ ऐसे रूल्स और कुछ इस तरीके के कानून लाए गए जो इन चीज़ों को रोक सकें।
तो बासमती राइस का वो केस याद जिसमें ये मेंशन किया 1977 में यूएसए ने इसका पेटेंट ले चुके थे फॉर ग्रांटेड पेटेंट राइट्स टू एन अमेरिकन कंपनी फॉर ए न्यू वेराइटी ऑफ बासमती डिराइव फ्रॉम द इंडियन फार्मर वेराइटीज़। ठीक है, तो ये आपको ये पूरी अब तक की मैंने सारी आपको समरी बता दी जो हमने 2 चैप्टर डिस्कस किए। इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी उसमें हम सिर्फ और सिर्फ इनके जितना भी मैंने पढ़ाया उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने एक चीज़ मिस आउट करेगी, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसको मत भूलना। हालांकि मैंने ये स्लाइड्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप ये कॉपी में नोट कर लेना कि 1960 में ये आया था और इसका मेन फोकस क्या था क्योंकि भूखमरी की स्थिति थी, तो आपका मेन फोकस था कि जल्दी से जल्दी फूड का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो उस वक्त उन्होंने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को तैयार किया था, क्योंकि कन्वेंशनल ब्रीडिंग में जो काफ़ी पुराना तरीका था उनमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन की गई, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स बनाई गई, यानी कि छोटे जो डॉफ वैरायटी सीड्स होती हैं उनमें ज़्यादा आपके जो क्या बोलते हैं वीट और राइस जैसे जो आपकी सीरियल क्रॉप्स होती हैं इनको डॉफ वैराइटीज़ में, ताकि प्लांट उनको डॉफ वैरायटी इसलिए क्रिएट की गई ताकि बड़े प्लांट्स में क्या होता था कि वो ज़्यादा ध्यान मेन फोकस उनका प्लांट को हाइट पे ही जितना न्यूट्रिशन होता है वो उसी में यूज़ हो जाता था। तो हमने क्या किया, उस सीड की हाइट को ही कम कर दिया ताकि वो थोड़ा स्टेबल लग सके और उसमें फूड भी ज़्यादा से ज़्यादा लग सके। तो ये हमारा मेन फोकस था उस टाइम पे। तो हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की, फिर उसके बाद हमने पेस्टिसाइड केमिकल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का भर के यूज़ किया गया ताकि इनको बीमारी भी ना हो, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना था। तो हमने इनका यूज़ भी किया जिसका कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज रहा था। फिर उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई एप्लीकेशन में, एग्रीकल्चर में। तो ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप इसको वापस देख सकते हो। तो ठीक है, फिर यही था हमारा। नेक्स्ट जो आएगा हमारा उसमें हम इनके सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।